सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 28 अप्रैल के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 28 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना जो है ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 सितंबर 1956 को जो है आपका किया गया था। तो 1 सितंबर 1956 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एलआईसी की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये भारत सरकार द्वारा संसद में जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 यानी जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 पारित करके जो है ना इसकी स्थापना जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एलआईसी से संबंधित पूछे जाने वाले अगर एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाए, जैसे कि एलआईसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो आपका मुंबई में स्थित है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण जो है आपका किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1956 में जो आपका किया गया था। एलआईसी की स्थापना के समय कितनी निजी कंपनियों का विलय किया गया था, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जब आपको 1956 में एलआईसी की स्थापना किया जा रहा था ना, उस समय आपके 245 से अधिक निजी कंपनियों का विलय जो आपका किया गया था, जिसमें आपके 154 भारतीय, 16 आपका विदेशी और 75 जो है ये आपके प्रोविडेंट सोसाइटी के जो ये आपके रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एलआईसी का अगर आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या अगर ये आपसे पूछा जाए, तो देखिए एलआईसी का जो आपका आदर्श वाक्य है ना, ये आपका योगक्षेम वायम्यम यानी योगक्षेम वायम्यम का अर्थ क्या होता है कि आपकी भलाई हमारी जिम्मेदारी, यानी अगर इंग्लिश में अगर स्लोगन की बात कर ले तो योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो आपका एलआईसी का जो ये आपका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित यानी रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये आपका IRDAI, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एलआईसी ने अपना परिचालन यानी ऑपरेशन कब शुरू किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 1 सितंबर 1956 को जो आपका किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एलआईसी किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो आपका किया गया था। अब देखिए एलआईसी की स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया था, तो देखिए इसके अगर प्रमुख संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी जो है आगे के शिफ्ट में आपसे जो वो पूछा जाएगा, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो ये आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो आपका किया गया था। और प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका केंद्रीय कार्यालय है ना आरबीआई का, ये आपका कोलकाता में रहा था, जिसे आपका वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से जो है ना ये आपका मुंबई जो आपका स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का जो आपका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण भी जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कब रखा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1 जुलाई 1955 को जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है आपका कर दिया गया था और इसे भारतीय स्टेट बैंक जो है आपका बना दिया गया था। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा, अगर ये पूछा जाए तो आपका एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सेबी के बारे में पूछा जाए कि सेबी को वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है ये कब प्राप्त हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और सेबी की स्थापना जो है एक आपका गैर वैधानिक निकाय के रूप में जो है 12 अप्रैल 1988 को जो आपका किया गया था। लेकिन इसे आपका 30 जनवरी 1992 को जो है ना सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है वैधानिक अधिकार जो है आपका प्राप्त हुआ था। और सेबी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए तो आपका मुंबई में स्थित है। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर
किया गया था। तो ये सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड की जो स्थापना है ये आपका 12 जुलाई 1982 को जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका ग्रामीण विकास और कृषि ऋण के लिए भी जो है भारत का शीर्ष बैंक जो आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इसरो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसरो का जो मतलब कि जो कि आपका एक स्पेस रिसर्च है और इसकी स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को किया गया था। हेडक्वार्टर जो है जिसका बेंगलुरु में स्थित है। डीआरडीओ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना ये आपका 1958 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। सिडबी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका 2 अप्रैल 1990 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर ये आपका लखनऊ में है। बीएसई जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका वर्ष 1875 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ना ये किसे प्रस्तुत करता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार जो है ना यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का आपका ये कर्तव्य है कि वह हर साल जो है अपने द्वारा किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति को जो वो सौंपे और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम के साथ जो है ना संसद के दोनों सदनों के सामने जो है आपके रखवाते हैं। और यदि सरकार आयोग की किसी सलाह को जो है ना नहीं मानती है तो उसे ज्ञापन में इसका कारण बताना भी जो है आपका अनिवार्य माना जाता है। तो देखिए हिंदी में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे में इंग्लिश में भी जो वो देख सकते हैं। अब देखिए यानी अगर बात कर ले कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है तो ये भारत के राष्ट्रपति को जो है आपका प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यूपीएससी से आपका प्रश्न पूछ दिया गया तो आगे के शिफ्टों में भी आपका यूपीएससी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा आपका किया जाता है। तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। संविधान के किस भाग में यूपीएससी का वर्णन जो ये आपका किया गया है। तो ये संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है ना ये आपका यूपीएससी का वर्णन जो आपका किया गया है। इसके अलावा अगर एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता अगर ये पूछा जाए तो ये आपका जो है उस राज्य के राज्यपाल को जो है ना वो देते हैं यानी गवर्नर को जो वो देते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये यूपीएससी के सदस्यों का जो टेन्यूर होता है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये जो इनका कार्यकाल होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद जो है ना किसके हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक जो ये आपका अधिनियम बनता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत जो है ना जब कोई बिल यानी विधेयक जो है संसद के दोनों सदन कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा आपका पारित कर दिया जाता है ना तो उसे आपका राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो ये आपका भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते ना तभी वो जो आपका बिल यानी विधेयक जो है ये आपका एक्ट यानी अधिनियम या फिर कानून जो ये आपका बनता है। और राष्ट्रपति के पास विधेयक को वापस भेजने यानी पुनर्विचार के लिए या तो आपका वीटो शक्ति का उपयोग करने का भी जो अधिकार है ना ये आपका होता है। लेकिन आपका धन विधेयक को छोड़कर जो है ये आपका अधिकार जो वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया तो आगे के चैप्टर में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 111 में जो आपका किया गया है। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति मनी बिल या धन विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो नहीं, ये जो आपका मतलब कि धन विधेयक को जो है ना पुनर्विचार के लिए जो ये आपका वापस नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को धन विधेयक पर अनुमति देनी ही पड़ती है या उसे आपका रोक सकते हैं पर वापस जो वो नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। तो ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1971 में हुआ था ना, इसके बाद राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना जो ये आपका मतलब कि अनिवार्य है। ये जो आपका 24वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका किया गया था। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर से आपका कानून बनता है, तो ये आपका जो है मतलब कि राज्यपाल यानी गवर्नर के हस्ताक्षर से जो आपका कानून बनता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक। और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपका अनुच्छेद 200 के तहत जो है आपका बनता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताते कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी लगभग कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान यानी मास और आकार जो है ना, ये पृथ्वी से जो आपका बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के जो है ना गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/6 यानी लगभग आपका 16.6% है। और इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि यदि पृथ्वी पर आपका भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जो आपका भार होगा ना केवल आपका 10 किलोग्राम ही जो है आपका महसूस होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मास जो है ये आपका दोनों जगह जो है वो समान रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है ये कहीं भी जो वो आपका चेंज नहीं होता है। तो ये आपका पूछा गया था कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है, तो आपका 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इससे संबंधित आगे की शिफ्टों में प्रश्न आपका क्या बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये द्रव्यमान जो होता है ना, ये आपका अनचेंज होता है यानी अपरिवर्तित होता है, क्योंकि केवल आपका भार वेट ही जो है ना ये आपका बदलता है। मास कहीं भी आप चले जाओ ना, आपका वो कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जो आपका स्मॉल जी का जो मान होना है कितना होता है, तो ये आपका लगभग आपका 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी पर ये कितना होता है, तो आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि आप चंद्रमा पर कूदते हैं तो क्या होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कम गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना आप पृथ्वी की तुलना में 6 गुना जो ये आपका ऊंचा जो वो कूद पाएंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लगभग आपका 3,84,400 किलोमीटर जो है ये आपका दूरी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSSDSN द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष आपका 20 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के आसपास जो है ये आपका जारी किया जाता है। और ये जो आपका रिपोर्ट है ना ये मुख्य रूप से जो है गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग भी जो है आपका करता है। और इसमें आपके 6 प्रमुख कारकों यानी आपका 6 प्रमुख कारकों को जो है ना ये आपका मतलब कि रैंकिंग जो आपका देता है 6 प्रमुख कारकों के आधार पर। और वो 6 प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो आपके 6 इंडिकेटर्स होते हैं ना, एक तो आपका प्रति व्यक्ति GDP होता है यानी GDP पर कैपिटा होता है। सेकंड जो आपका सोशल रिपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग होता है। थर्ड आपका हेल्दी यानी स्वस्थ जीवन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा होता है। और फोर्थ आपका जो है ये आपका मतलब कि फ्रीडम होता है यानी उदारता और मतलब फ्रीडम, जेनरसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये सारे जो है ना ये आपके जो इसके इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर परीक्षा में इसे और क्या क्या संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे पहले तो आपको इसका आंसर बता दूं तो ऑप्शन बी विकल्प जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 और 25 में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए भारत का जो रैंक है ना 2024 में भारत 126वें स्थान पर आया था। और 2025 की रिपोर्ट में जो है भारत 118वें स्थान पर आया था। और आपका 2026 का भी रिपोर्ट आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत जो है ये आपका 116वें पायदान पे जो आपका रहा है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2026 में भारत तो आपका 116वें पायदान पर रहा, लेकिन भारत का जो स्कोर है ना ये कितना रहा था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो ये फिनलैंड जो है ना ये आपका लगातार कई वर्षों में जो ये आपका सीट्स पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये जो आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 20 मार्च को जो आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जम्मू और कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मांडा जो है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उत्तरी स्थल जो आपका माना जाता है। और ये आपका जम्मू और कश्मीर के जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर जो आपका स्थित है। और इसकी खुदाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसकी जो खुदाई है ये आपका वर्ष 1976-77 में जो है ना ये JP जोशी के द्वारा जो आपका किया गया था। और यहीं से आपके हड़प्पा सभ्यता के जो है ना मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा चकमक पत्थर के ब्लेड और हड्डी के नुकीले तीर जैसी अवशेष भी जो आपके मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से अब आपका प्रश्न पूछ दिया गया है, तो आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो ये आपका मांडा है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी यानी साउथर्न मोस्ट स्थल कौन सा, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका दैमाबाद है। और ये जो आपका दैमाबाद है ना, ये महाराष्ट्र प्रवरा नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सभ्यता का सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट स्थल के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका आलमगीरपुर है। और ये जो आपका आलमगीरपुर है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर आपका स्थित है। सभ्यता का सबसे पश्चिमी यानी वेस्टर्न मोस्ट स्थल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका सुल्तान कांगीडोर है, यानी आपका सुतकागिन डोर जो है ना, ये आपका पश्चिमी स्थल है। और ये जो आपका पाकिस्तान ईरान सीमा पर जो है, ये आपका दस्त नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मांडक किस नदी के तट पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए किनारे स्थित है तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, ये क्या होता है कि पूर्ण शांति या फिर सार्वभौमिक शांति होता है। और अकबर ने इस नीति को जो है विभिन्न धर्मों के बीच जो है ना संघर्ष को खत्म करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए जो है आपका लागू किया गया था। और इस नीति के तहत मैं आपको बता दूं कि शासन का आधार धर्म न होकर जो है नैतिकता और न्याय जो ये आपका बनाया गया था। और अबुल फजल ने इसे आपका अकबर के प्रभुत्व शासन का मुख्य आधार भी बताया था। और इसमें किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव भी जो है आपका नहीं किया जाता था। यानी अगर बात कर ली कि मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो ये आपका सार्वभौमिक शांति और धार्मिक सहिष्णुता जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि सुलह ए कुल की अवधारणा को किसने प्रतिपादित या फिर विकसित किया था, तो आपका अकबर के द्वारा जो आपका प्रतिपादित या विकसित किया गया था। और किसके सहयोग से, तो आपके अबुल फजल के सहयोग से जो आपका प्रतिपादित किया गया था। अकबर ने किस वर्ष आपके इबादत खाना यानी प्रेयर हाउस की स्थापना किए थे, तो आपका 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जो है स्थापना किया गया था। अकबर द्वारा शुरू किए गए नए धर्म का नाम क्या था, तो देखिए इसका जो नाम था ना, ये आपके दीन इलाही था। और जो कि आपका 1582 में जो है आपका शुरू किया गया था। किस मुगल शासक ने जजिया टैक्स यानी जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो ये आपका अकबर ने 1564 ईस्वी में जो है ना सुलह ए कुल नीति का ही हिस्सा रहा था। और ये आपका अकबर के द्वारा ही जो है ये आपका जजिया कर को जो है आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि विच सॉइल इज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर जनरल एग्रीकल्चर, यानी साधारण खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एल्यूवियल सॉइल यानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, ये भारत के लगभग 40 से 43% भाग यानी मुख्यतः उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में जो है ना ये आपका जलोढ़ मिट्टी जो आपका पाया जाता है। और ये नदियों द्वारा जो है बहाकर लाई गई तलछट से जो आपका बनता है। इसमें आपके पोटास की जो प्रचुरता होती है ना, ये आपका अधिक मात्रा में देखी जाती है। और ये आपका अत्यधिक उपजाऊ होती है। साथ में ये आपका धान, गेहूं, गन्ना और दलहन जैसी फसलों के लिए भी जो है ना सबसे अच्छा मिट्टी जो है आपका माना जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ये आपका 2 भागों में भी जो है आपका बांटा जाता है। और वो 2 भाग कौन कौन से, तो एक तो आपका बांगर होता है जिसे आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपका कहा जाता है। दूसरा आपका खादर होता है जिसे आपका नई जलोढ़ मिट्टी जो है आपका कहा जाता है। तो मतलब कि साधारण खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपके सॉइल यानी मृदा से आपके प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो आगे के चैप्टर में और यहाँ क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आपका काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जिसे आपका रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना, ये आपका ब्लैक सॉइल जो है सबसे अच्छा जो है आपका माना जाता है। इसके अलावा चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आपका उपयुक्त होती है, तो आपका लेटराइट मिट्टी जो कि आपका ये अम्लीय होता है और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है ना ये आपका पाया जाता है। सौ जुताई वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लाउगिंग सॉइल किसे कहा जाता है, तो इसे आपका काली मिट्टी को जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें भी जो है आपका पड़ जाती है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो ये आपका एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ना ये आपका सबसे अधिक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य या फिर क्षेत्र में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि होला मोहल्ला जो है ना ये आपका सिखों का जो है एक प्रमुख त्यौहार है, जो प्रत्येक वर्ष जो है होली के अगले दिन जो है ना पंजाब के आनंदपुर साहिब में जो है आपका मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1701 ईस्वी में जो है ना गुरु गोविंद सिंह जो कि आपके सिखों के 10वें गुरु थे, इनके द्वारा जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिखों की वीरता और युद्ध कौशल का जो
आपका प्रदर्शन करना था। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि निहंग, सिख घुड़सवारी, तलवारबाजी और गटका यानी जो मार्शल आर्ट है इसका प्रदर्शन जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से जो है ना ये आपका पंजाब राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत किसने किए थे। तो ये आपका सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आपका किया गया था। सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका गटका है। ये उत्सव पंजाब के किस विशिष्ट स्थान पर मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका श्री आनंदपुर साहिब में जो आपका मनाया जाता है। होला मोहल्ला किस हिंदू त्यौहार के ठीक अगले दिन आपका मनाया जाता है। तो आपका होली के ठीक अगले दिन जो है ना होला मोहल्ला का त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि असम का प्रसिद्ध माघ बिहू त्यौहार मुख्य रूप से जो है ना किस अन्य दक्षिण भारतीय त्यौहार के समय मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये असम का जो माघ बिहू है ना जिसे आपका भोगाली बिहू भी आपका कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मुख्यतः आपका तमिलनाडु राज्य का पोंगल जो है ना, ये दोनों ही आपके फसल कटाई के जो ये आपके उत्सव है यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये जो दोनों त्यौहार है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना मध्य जनवरी यानी मकर संक्रांति के समय जो है आपके मनाए जाते हैं। जहाँ पर माघ बिहू में जो है सामुदायिक भोज और मेजी यानी अग्नि जलाने की जो आपका परंपरा माना जाता है। और वहीं पोंगल में जो है ना सूर्य देव की पूजा और नए चावल से आपका पोंगल पकवान भी जो है आपका बनाया जाता है। ये आपका परंपरा है पोंगल का, और ये आपका जो है ये आपका माघ बिहू का है। तो मतलब कि एग्जाम में प्रश्न ये पूछा था कि माघ बिहू त्यौहार मुख्य रूप से किस अन्य दक्षिण भारतीय त्यौहार के समय आपका मनाया जाता है। तो आपका पोंगल के समय जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंजाब में मकर संक्रांति के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका लोहड़ी का त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका खिचड़ी के नाम से आपका जाना जाता है। गुजरात में जनवरी के मध्य में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है, तो आपका उत्तरायण या फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो आपका मनाया जाता है। बिहू असम का जो है आपका सबसे इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहू के बारे में, अगर बिहू की बात कर ले तो बिहू जो है ना असम का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्यौहार है। और यहाँ का आपका लोक नृत्य भी असम राज्य का, जो कि आपका साल में 3 बार जो है कृषि चक्र के विभिन्न चरणों के अनुसार जो आपका मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो आपका बिहू त्यौहार है ना असम में कितने बार आपका मनाया जाता है, तो आपका 3 बार मनाया जाता है। और इसे आपका अलग अलग नामों से भी जो आपका जाना जाता है, जैसे कि आपका बोहाग बिहू, इसे आपका रंगाली बिहू भी आपका कहा जाता है। और ये आपका अप्रैल के मध्य में आपका मनाया जाता है। और असमी नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक भी जो है ये आपका बोहाग बिहू जो आपका माना जाता है। काटी बिहू जिसे आपका कोंगाली बिहू भी आपका कहा जाता है, और ये आपका अक्टूबर के मध्य महीने में आपका मनाया जाता है। और फसलों की रक्षा के लिए जो है प्रार्थना से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। माघ बिहू यानी भोगाली बिहू की बात करते हैं आपका जनवरी के मध्य में आपका मनाया जाता है। और फसल कटाई यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में जो है इस उत्सव को जो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा बिहू जो है असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, तो ये आपका बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू को जो है ना ये आपका माना जाता है। बिहू नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से आपका बजाया जाता है, तो इसमें आपका ढोल, पेपा जो कि आपका भैंस के सींग से बना होता है, और ताल जो है इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा भेलघर और मेजी का संबंध किस बिहू से, अगर ये पूछा जाए तो ये भेलघर और मेजी का जो संबंध है ना ये आपके माघ बिहू यानी इस दौरान सामुदायिक भोज और अग्नि पूजा जो आपका किया जाता है, तो ये आपका माघ बिहू से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है ना सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका तब होता है ना जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से जो आपका ढक लेता है, और इस दौरान सूर्य की मुख्य सतह यानी प्रकाश मंडल जो है ना ये आपका छिप जाती है, और सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो है ये आपका दिखाई देने लगता है, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे ही आपका कोरोना या फिर किरीट जो आपका कहा जाता है। और ये आपका सफ़ेद रंग की चमकदार किरणों की जो है एक घेरे जैसा भी जो आपका दिखता है। और सामान्य दिनों में सूर्य की अत्यधिक चमक के कारण जो है ना हम इसे आपका नग्न आंखों से भी जो वो नहीं देख सकते हैं। यानी अगर बात कर ले कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग आपका दिखाई देता है, तो ये आपका कोरोना यानी किरीट जो आपका दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सूर्य ग्रहण से आपका प्रश्न पूछा गया, तो आगे भी आपका सूर्य ग्रहण से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि आपका डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत या फिर अंत के ठीक पहले जो है ना ये आपका डायमंड रिंग की घटना जो आपका देखा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका अमावस्या के दिन जो है आपका होता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है ना ये आपका आ जाता है। सूर्य की दृश्य आस्था
सतह को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य की दृश्य सतह को जो है ना ये आपका फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताते कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है भौगोलिक रूप से कितने प्रमुख समानांतर भागों में विभाजित किया गया, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना 4 मुख्य श्रेणियों में जो आपका बांटा गया है, और वो 4 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहला आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका मुख्य हिमालय के उत्तर में जो आपका स्थित है, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है? तो इसमें आपका काराकोरम, लद्दाख की श्रेणियां जो आपका आ जाती है। सेकंड आपका जो ये आपका ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री, जिसे आपका महान हिमालय भी कहा जाता है, और ये जो आपका सबसे ऊंची श्रेणी है जहां पर ही आपका जो है माउंट एवरेस्ट जो आपका स्थित है। थर्ड आपका जो वो लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, जिसे आपका हिमाचल भी कहा जाता है, यह आपका मध्य भाग है जो अपने मतलब कि स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशनों के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। फोर्थ आपका जो ये आपका शिवालिक है, ये आपका हिमालय के सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी है। तो ये आपके 4 जो है मतलब मुख्य श्रेणियों में जो है हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये आपका बांटा गया है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हिमालय से आपका प्रश्न बन गया, तो आगे के शिफ्टों में भी आपका प्रश्न बनेगा। जैसे कि हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो ये आपका ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय है। सागर माथा किस पर्वत चोटी का नेपाली नाम है? तो ये सागर माथा जो है ना ये आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी का जो है ये आपका नेपाली नाम है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपका फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत का जो है आपका उदाहरण है। नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल डिवीजन किसने किया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका सिडनी बुराड के द्वारा जो है ये आपका प्रादेशिक विभाजन जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत किस देश या क्षेत्र के साथ जो है ना सीधे व्यापारिक मार्ग जो है आपका प्राप्त करता है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास जो आपका किया जा सके, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चाबहार बंदरगाह ये आपका ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जो है ना ये आपका ओमान की खाड़ी पर जो आपका स्थित है, और भारत के लिए ये आपका रणनीतिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे बिना जो है ना भारत को अफगानिस्तान और आपका मध्य एशियाई देशों जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान तक जो ये आपका पहुंच जो आपका प्रदान करता है। और ये बंदरगाह भारत द्वारा जो है ना आपका विकसित किया जा रहा है, और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी जो आपका माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत किस देश के या फिर क्षेत्र के साथ सीधे व्यापारिक मार्ग जो है आपका प्राप्त करना है, तो आपका अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देश के साथ जो है ना ये आपका प्राप्त जो वो करना है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से आगे के शिफ्ट में आपका प्रश्न बनेगा कि चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान के जरंज से जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है? तो देखिए इस सड़क का जो नाम है ना ये आपका डेलाराम जरंज राजमार्ग है। भारत की ओर से चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका IPGL यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है ना ये आपका जिम्मेदार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जो है शुरू की गई प्रमुख योजना का नाम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो नाम है ना ये आपका NCAP है, जो कि आपका जनवरी 2019 में जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया था। और इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है देश के 131 प्रदूषित शहर यानी नन अटेम्प्ट्स सिटीज में जो है ना वायु गुणवत्ता में जो आपका सुधार करना है। और सरकार ने वर्ष 2026 तक जो है पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में जो है 40% तक की कमी लाने को संशोधित लक्ष्य भी जो है ये आपका रखा गया था, जिसका आधार वर्ष जो है ये आपका 2017 जो आपका रहा है। यानी अगर बात कर ले कि भारत सरकार द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी प्रमुख योजना जो आपका शुरू किया गया है, तो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि प्रश्न ये बनेगा कि NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए जो आपका प्राना यानी प्राण जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेम्प्टेड सिटीज, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका मतलब कि ये आपका निगरानी के लिए आपका प्राण पोर्टल जो है आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि NCAP का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो ये आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसका आपका नोडल मंत्रालय है।
भारत में वाहनों के लिए वर्तमान में कौन सा उत्सर्जन मानक लागू है? तो इसके लिए जो आपका BS6 यानी भारत स्टेज 6 जो है ये आपका मानक लागू है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में मुख्य रूप से कितने प्रदूषकों को मापा जाता है? तो इसके लिए आपका 8 प्रदूषक को जो आपका मापा जाता है, और वो आप 8 प्रदूषक का नाम भी जो वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताते कि संरचना और अपना स्वयं का DNA तथा राइबोसोम होने के मामले में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल जो है ना ये आपका प्लास्टिड यानी लवक के समान है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे कि क्लोरोप्लास्ट दोनों ही जो है ना ये आपके अर्ध स्वायत्त कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स जो आपके कहलाते हैं, और ऐसा इसलिए है ना क्योंकि इन दोनों के पास जो है अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम जो ये आपका होता है, जिससे वे अपने कुछ प्रोटीन भी जो आपका स्वयं जो आपके बना सकते हैं। संरचनात्मक रूप से मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो है आपके दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से जो आपके मतलब कि घिरे होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है ना ये आपके सहजीवी बैक्टीरिया से जो आपका हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, जो कि आपका लवक यानी प्लास्टिड के जो आपका समान है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कोशिका से आपका प्रश्न पूछा गया, तो कोशिकांक से भी आगे के चैप्टर में भी आपका प्रश्न बनेगा कि किस कोशिकांक को जो है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो आपका कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका ATP का जो आपका निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के आपके फोल्ड्स यानी वलयों को क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके वलयों को जो है ना ये आपका क्रिस्टी जो आपका कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग के नाम से किसे कहा जाना जाता है? तो ये आपका लाइसोसोम को जो आपका जाना जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का नाम क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण में भी जो आपका मदद करता है? तो इस पादप कोशिका का जो नाम है ना लवक का जो नाम है ना ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कर्मियों की दैनिक ड्यूटी और गतिविधियों का विवरण किस आधिकारिक दस्तावेज में आपका दर्ज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए जो आपका मतलब कि पुलिस स्टेशन यानी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी का विवरण मुख्य रूप से जो है ना ये आपका जनरल डायरी यानी सामान्य डायरी या फिर आपका जो है रोज नामचा आम में जो ये आपका दर्ज किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी आपका 1611 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाना तो हम लोग कैलेंडर की गणना जो है ऑड डेज विधि के अनुसार जो आपका करते हैं। जैसे कि आपका 1 जनवरी 1611 का गणना करना था, तो इसको करने के लिए हम जो है ना 1600 वर्षों का आधार जो वो आपका माना जाता है। और 1600 वर्षों में आपके ओड डेज की संख्या कितनी है? तो ये आपका 0 मतलब ओड डेज की आपका संख्या है। इसके बाद आपका 10 वर्ष यानी 1601 से 1610 में जो है ना आपके 2 लीप वर्ष जो आपके आते हैं। कौन कौन से? जो कि आपका 4 से डिवाइड होता है उसी आपका लीप वर्ष कहा जाता है। तो ये आपका 1604 और 1608 ये जो आपके ना 2 लीप वर्ष जो आपके आते हैं। और 10 वर्षों में आपका 8 जो है ना ये आपके सामान्य वर्ष जो आपके आ जाते हैं, जिससे आपका विषम दिन कितना निकल कर आएगा? तो ये आपका 12 दिन जो आपका निकल कर आएगा। और 12 दिनों को 7 से भाग देने पर आपका विषम जो होगा ना ये कितना निकल कर आएगा? तो ये आपका 5 विषम दिन जो ये आपके बचते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1611 का केवल एक दिन जो है ना 1 जनवरी जोड़ोगे तो आपका विषम दिन जो होगा ये कितना होगा? तो 5 + 1 ये जो आपका 6 विषम दिन जो आपका निकल कर आएगा। और 6 जो ये किसका मतलब कि आपका कोड होता है? तो सप्ताह का 6वां जो दिन होता है ना ये शनिवार का जो आपका कोड होता है। तो यानी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये आपका शनिवार था। तो शनिवार ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के आधिकारिक आदेश देना क्या कहलाता है? तो इसे जो आपका समन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए समन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का जो वो चयन करना था। तो देखिए जब आप संशोधित को देखोगे ना तो किस प्रकार से आपका लिखा जाता है? तो संशोधित जो है ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का जो वो चयन करना था, रामचंद्र कौन सा सही लिखा जाता है? तो देखिए रामचंद्र जो है ना ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका सही लिखा गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का जो वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना तो आपका आवाज तो सही लिखा गया है, बादाम भी आपका सही है, आहार भी सही है, निरासत नहीं होता, ये आपका निरस्त होता है। तो निरस्त आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका गलत लिखा गया था और अशुद्ध शब्द का ही जो आपको चयन करना था। तो ऑप्शन डी विकल्प निरासत आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में देखने को मिला था कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या पर जो है, यानी जो आपका मिसिंग नंबर है ना, उसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा आपसे जो वो पूछा गया था। तो इसको हम लोग डिफरेंस से जो वो इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका मतलब यहाँ पर 19, 6, 55, ये मतलब 6 हो रहा है, फिर आपका 12, फिर आपका 20, इस प्रकार से जो आपका चलेगा 30, मतलब इस प्रकार से आपका करोगे तो 67 और 20 जब करोगे ना तो ये जोड़कर कितना आएगा, तो ये आपका 87 जो आपका निकल कर आ रहा है। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जो है ना किस जेल में निर्वासित यानी एक्साइल किया था, कि आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको ये कितनी बार बताते आ रहा हूँ कि आपके बहादुर शाह जफर को जो है मतलब कि 1857 स्वतंत्रता के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा ये आपका रंगून जेल में जो है आपका निर्वासित कर दिया गया था, जो कि आपका म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन सी रंगून जेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यानी एडीडी कैंप के रूप में जो है नियुक्त होने वाली नौसेना अधिकारी कौन है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली जो नौसेना अधिकारी है ना, ये आपका यशस्वी सोलंकी है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना आपका बढ़ा दिया जाए और तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना ये कितना हो जाएगा आपसे पूछा गया था। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका सिंपल सा फॉर्मूला पता होता है क्या होना चाहिए, तो ये आपका F इक्वल टू जो है आपके G m1 इंटू बाई आर स्क्वायर जो है ये आपका मतलब इसका जो आपका सूत्र होता है, और ये आपका आर स्क्वायर जो होता है ये आपका मतलब कि दो वस्तुओं के बीच की जो आपका दूरी होती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना यानी गुरुत्वाकर्षण जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत क्रम अनुपाती है दो वस्तुओं के बीच की दूरी। तो जब आपका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वस्तुओं के बीच की दूरी का, तब आपका क्या होगा कि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 1/36 जो है ये आपका कम हो जाएगा, यानी उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये कितना हो जाएगा, तो 1/36 गुना जो है आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि राज्य विधानसभा में बहुमत यानी मेजोरिटी न होने की स्थिति में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अंतिम अधिकार है ना ये किसके पास होता है। तो ये आपका अनुच्छेद 164 के मतलब की तहत जो है आपका गवर्नर यानी राज्यपाल के पास होता है। तो ऑप्शन सी राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताता है कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, जिसे अक्सर जो है ना ये बाहुबली भी जो आपका कहा जाता है। तो ये इसरो का जो सबसे भारी रॉकेट है यह आपका LBM-3 यानी JSLV मार्क 3 भी कहा जाता है, इसी को जो आपका अक्सर जो है ना बाहुबली भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी के व्यापारी मुख्य रूप से जो है किस तटीय क्षेत्र के माध्यम से जो है विदेशी व्यापार यानी मसाले या घोड़े जो है आपका मतलब की करते थे। विदेशी व्यापार के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आपका मालाबार तट से जो आपके करते थे। तो ऑप्शन बी मालाबार कोस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से ईद शब्द का सही वर्तनी कौन सी है आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका ईद किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ईद आपका इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो आशीर्वाद आपका किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आशीर्वाद जो है ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जो है रात में किए जाने वाले निरीक्षण या फिर भ्रमण को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया था। तो ये पुलिस से संबंधित जो आपके वाक्य है ना इससे आपके संबंधित 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में हिंदी से जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से रात में किए जाने वाले निरीक्षण या फिर भ्रमण को जो है ना ये आपका पेट्रोलिंग यानी गश्त जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गश्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पारादीप बंदरगाह किस भारतीय राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पारादीप बंदरगाह है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना कब शपथ लिए थे ये आपसे पूछा गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ये आपका 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो आपका शपथ लिए थे 3 टर्म तक। तो पहला जो टर्म था ना इनका 16 मई 1996 को जो ये आपका शपथ जो है आपके लिए थे। तो 16 मई 1996 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता था कि भारत में किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है ना लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर सबसे अधिक ध्यान यानी प्राथमिकता दिया गया था, आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1956 का जो औद्योगिक नीति था ना, इसके अंतर्गत ही जो है लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर सबसे अधिक प्राथमिकता जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सिफारिश या परामर्श पर लगाया जाता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है, आपका अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना ये राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर जो है ये आपका लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि कर्नाटक के तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कर्नाटक के तटीय मैदान को जो है ना ये आपका करावली या फिर कनारा कोस्ट यानी कनारा तट के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मार्च 2021 में भारत सरकार ने जो है ना 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए किस यहाँ पे खेल योजना नहीं पूछा गया था कि किस प्रमुख योजना को जो है ना जारी रखने की मंजूरी दी है, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 जिसका वास्तविक मंजूरी आपका 2021 से 22 के अनुसार में जो है ना भारत सरकार ने 2021-22 से आपका 2025-26 तक की अवधि के लिए जो है ना ये आपका स्माइल जो है आपका योजना है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज होता है। इस योजना को जो है ना जारी रखने की मंजूरी जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका स्माइल योजना आपका दिया गया था। तो स्माइल योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, एक बात और कि बहुत सारे बच्चे जो है ना मतलब कि पीडीएफ के लिए मांग करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम देने के बाद एक बच्चे भी जो है ना क्वेश्चन तो आकर बताना नहीं चाहते हैं। मतलब कि जब आप किसी को टाइम नहीं देना चाहोगे तो मैं फिर आपके लिए सिर्फ क्या करूंगा कि क्वेश्चन ही लाकर वीडियो आपको दे रहा हूँ, बस उतना ही काफ़ी है। जब आप क्वेश्चन ही नहीं बताओगे तो मैं क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट कर पाऊंगा। तो अगर आप जेन्युइनली अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको पीडीएफ आपको फ़ायदा हो तो आप जितने भी आपके दोस्त वगैरह होते हैं ना एग्जाम देने जाते हैं तो आप इन मतलब मेरे चैनल का लिंक दे दीजिएगा या फिर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद जो है ना आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि मैं जब आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है ना कि आप भी मेरी मदद करो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब कि क्वेश्चन ढूंढने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। फिर बच्चे कमेंट्स करते कि सर वीडियो जल्दी नहीं आ रहा है। अरे क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा तो मैं वीडियो कहाँ से अपलोड कर पाऊंगा फिर। और आपको पता है कि मेरे चैनल पर सिर्फ आपको जेन्युइन एनालिसिस ही जो वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। जब मिलता है जितने क्वेश्चन मुझे अच्छे से मिल पाते हैं तो मैं जो वो लेकर आता हूँ। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप अपने दायित्व को मत भूलिए। एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर 10 मिनट ही निकाल कर जो है आप अपने क्वेश्चन को जो है ना वहाँ पर जरूर बताया कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जिस हक से आप पीडीएफ मांगते हो ना तो उसी हक से आप ना एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।